नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूँ सीए जितेंद्र शाह और हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग। अब तक हमने जर्नल सीखा था, है ना। तो जर्नल में हमने देखा था स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैसे डेबिट करना होता है और कैसे क्रेडिट करना होता है। आज हम सीखेंगे जर्नल में जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं, तो ओवरव्यू में हम जीएसटी समझेंगे। हालांकि जीएसटी जो है डिटेल में आप सीए इंटरमीडिएट में और सीए फाइनल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी हम थोड़ा ओवरव्यू में थोड़ा समझेंगे ताकि उसका अकाउंटिंग कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं। देखिए टैक्स क्या होता है, पर ये समझिए। ठीक है, अब देखिए सरकार है, ठीक है। तो सरकार को काफ़ी सारा प्रोजेक्ट चलाना पड़ता है पब्लिक सर्विस के लिए, है ना। जैसे रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना होता है। ठीक है, बहुत सारा वेलफेयर स्कीम चलाना होता है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी हेल्प मिल सके, है ना। तो देखिए काफ़ी सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रहता है देश के लिए, है ना। तो सरकार तो अब कोई बिजनेस कर नहीं रहा है अपना। ठीक है, तो वो अब पैसा कहाँ से लाए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगेगा। तो क्या करती है कि ये सब सर्विसेज किसे मिल रहा है, सिटीजन्स को मिल रहा है ना। तो सिटीजन से ही कुछ टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो टैक्स एक्चुअल में क्या है, जो सिटीजन से वसूली किया जाता है ना। अब देखिए वसूली मतलब यहाँ पे ये नहीं कि अब जबरदस्ती अब दे तो दे, ठीक है, अब उसको धमकी लगाकर। एक्चुअल में कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी तो है, लेकिन अंडर लॉ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कानून के दायरे में कुछ लॉ फ्रेम करके कलेक्ट किया जाता है सिटीजन से। क्यों? ताकि कुछ पब्लिक सर्विस दे सके। ठीक है ना। तो देखिए अब टैक्स क्या होता है हमने ये देखा ना। अब टैक्स कितने प्रकार का होता है, ऐसे मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए समझिए डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आपके इनकम पर लगता है इनकम टैक्स। जैसे मान लीजिए आपने इनकम अर्न किया, ठीक है। तो एक साल में मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये से इनकम अर्न किया, तो आप पर जो है सरकार टैक्स लगाती है। मान लेते हैं 30% टैक्स लगा, ठीक है। या फिर ऐसे तो चलिए मान लेते 5% लगा। तो जो 5% टैक्स जो होगा ना, वो आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, आईटीआर फाइल करके पे करना होगा। तो ये टैक्स किस पर लगा था, आप पर लगा था। इसका बर्डन किसके ऊपर आया, आपके ऊपर ही आया। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया बर्डन भी उसी को झेलना पड़ा। ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे हमारे केस में यहाँ जीएसटी है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे लगाया जाए किसी के ऊपर लेकिन उसका जो बर्डन है किसी और को फील होता है। जैसे मान लीजिए सेल किया, ठीक है, जैसे गुड्स है, जैसे लैपटॉप परचेस करते हैं, ठीक है ना। लैपटॉप लैपटॉप जब परचेस करते हैं तो उस पर जो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स किससे कलेक्ट करती है, उस सेलर से कलेक्ट करती है। लेकिन क्या वो सेलर जो है वो अपने पॉकेट से टैक्स पे करता है, नहीं। वो हमसे ही कलेक्ट करता है, वो कस्टमर से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ रहा है कैसे। जैसे डायरेक्ट टैक्स समझिए कि मान लीजिए कि सरकार ने पिन मारा, ठीक है। तो पिन मारा, जिससे पिन मारा उसे ही चुभा अगर, तो वो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, लेकिन और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे पिन मारा इधर, ठीक है, और चुभा किसी और को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा कि सरकार ने किसी और को पिन मार दिया और दर्द किसी और को हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आया क्या होता है कि जब अ, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही पे करता है और उसी का ऊपर बर्डन भी आता है, उसी को दुख भी लगता है पे करने पर। ठीक है, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे सेलर पर टैक्स लगाया, सेलर ने पे किया लेकिन अपने पॉकेट से नहीं, कस्टमर से कलेक्ट करके पे किया है। ठीक है ना, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ही है। ठीक है, जीएसटी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो जीएसटी किस पर लगता है, जीएसटी लगता है सप्लाई पर। किस पर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस पर लगता है। ठीक है, तो सप्लाई क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे, सप्लाई क्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए जीएसटी जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ही रहता है, क्योंकि जीएसटी कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप परचेज किया है, तो आपने 40,000 का लैपटॉप परचेज किया, तो बिलिंग जो होता है ना उसमें जीएसटी जोड़कर पैसा लिया जाता है। ठीक है, तो पे कर रहे हैं आप किसको, वो लैपटॉप के प्राइस के साथ में आप जीएसटी पे कर रहे हैं किसको, सेलर को पे कर रहे हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं करते हैं।
तो अब सेलर आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को, ठीक है। आपके हाथ से डायरेक्ट नहीं जा रहा है, इनडायरेक्टली सेलर के थ्रू गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, ठीक है। तो देखिए जीएसटी जो होता है वो अलग अलग रेट से लगाया जाता है। वो 0% पर भी हो सकता है, यानी किसी कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिस पर कोई जीएसटी नहीं है, किसी पर कम होता है जैसे एसेंशियल गुड्स होता है, किसी पर थोड़ा ज़्यादा होगा। लग्जरी गुड्स हो जाए तो उस पर और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग रेट से जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम समझते हैं किस तरह से सप्लायर किस तरह से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से पे किया जाता है, हम इसको धीरे धीरे समझेंगे अभी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये रिलायंस डिजिटल है, ठीक है ना। अब ये जो डिजिटल आइटम सेल कर रही है, ठीक है, तो ये कहीं से परचेज करके लाया होगा ना पहले तो मान लेते ये सप्लायर से परचेज करके लाया पहले, ठीक है। तो सप्लायर से जो परचेज किया है, तो मान लेते हैं कि परचेज हुआ था, रिलायंस डिजिटल जो है अपने सप्लायर से परचेज किया था 10,000 रुपये का, ठीक है। 10,000 का परचेज किया था। उसमें इसने क्या किया होगा, अपने सप्लायर को जीएसटी पे किया होगा, ठीक है। तो ये जो जीएसटी पे किया होगा ना, तो मान लेते हैं कि ये 18% से पे किया गया है। तो 10,000 का 18% कितना आएगा, ये आएगा 1,800 रुपया, ठीक है, 1,800 रुपीज़। तो अब देखिए, अब रिलायंस डिजिटल जो है अपने सप्लायर को सिर्फ 10,000 पे नहीं किया है, 10,000 के साथ जीएसटी भी पे किया है, यानी कि टोटल में 11,800 11,800 रुपीज़ पे किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ होता क्या है, अब ये परचेस करते समय रिलायंस डिजिटल ने जीएसटी पे किया है ना, तो ये जो परचेस करते समय पे किया गया है इसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं अलग से, ठीक है, इसको लिख लीजिए, यहाँ इनपुट जीएसटी कहलाएगा। परचेस करते वक्त जो जीएसटी पे किया जाता है उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए ये परचेस करते वक्त लाया, अब इसको सेल करेगी, ठीक है। तो सेल जब कस्टमर को किया जाएगा तो ये प्रॉफिट ऐड करके बेचेगी ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसने सेल किया 15,000 का, ठीक है। तो 15,000 का सेल हुआ, इसमें साथ साथ क्या करेगी, रिलायंस डिजिटल अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो जब जीएसटी कलेक्शन होता है ना, तो यहाँ जीएसटी कलेक्शन जो होगा, मान लेते हैं 18% पे, तो 15,000 का 18% जो आएगा वो आएगा 2,700 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कलेक्शन कितना होगा यहाँ पर, 17,700 रुपीज़ कलेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सेल करते वक्त सेल प्राइस के साथ साथ अलग से जीएसटी भी कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो सेल करते वक्त जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है ना, वो होता है आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं उसे, बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, आउटपुट जीएसटी कहिए, कहिए बोलिए, आउटपुट जीएसटी कहेंगे। और परचेज करते वक्त जो हुआ है वो इनपुट जीएसटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो है सेल करते वक्त इसे कहेंगे आउटपुट जीएसटी, ठीक है। यहाँ नीचे लिख सकते हैं इसको, ये है आउटपुट जीएसटी, ठीक है। आउटपुट जीएसटी, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब जनरल करेंगे तो हमें ये वर्ड यूज़ करना होगा। तो परचेज करते वक्त जो जीएसटी पे किया अपने अपने सप्लायर को, वो है इनपुट जीएसटी, ठीक है, ये वाला। और सेल करते वक्त जो जीएसटी कलेक्ट किया है कस्टमर से, ठीक है, वो होगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि जीएसटी किस पर लगती है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस पर, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड आया सप्लाई, तो सप्लाई यानी क्या, तो सप्लाई मतलब यहाँ क्या होता है, सप्लाई यानी जैसे एग्जांपल के लिए मैन्युफैक्चर किया तो गुड्स मैन्युफैक्चर पर टैक्स लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। या फिर सेल किया, सेल ऑफ गुड्स, वो सप्लाई हो सकता है, ठीक है। या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस दिया, ठीक है, जैसे डॉक्टर ने सर्विस दिया तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो सर्विस, ये सप्लाई एक्चुअल में क्या है, ये है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है समझिएगा, टैक्सेबल इवेंट ऐसा इवेंट है जब ये हो जाए तो जीएसटी ट्रिगर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर सेल कर दिया
तो ये टैक्सेबल इवेंट है, यानी कि यहाँ पे जीएसटी लगा देना चाहिए, ठीक है। तो सप्लाई को यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो जीएसटी में सप्लाई वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पर, जब सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो सप्लाई क्या होता है यहाँ पर, ये देखा हमने। अब मान लीजिए एक बात समझिएगा, अब भारत में क्या है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए। जीएसटी से पहले क्या होता था ना, कि बहुत सारा वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था। जीएसटी आया तो बहुत सारा को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है ना। तो पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स मिलता था और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता था। तो देखिए यहाँ पे टैक्स का बंटवारा कैसे होता है, तो जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, सेम स्टेट में सेल होता है या परचेस होता है, जब सेम स्टेट में सप्लायर भी है और बायर भी सेम स्टेट का है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, और अगर अलग अलग स्टेट का है, यानी कि सेलर एक स्टेट का और बायर जो है अलग स्टेट का, तो वहाँ पर कैसे होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यूपी स्टेट है, ठीक है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो सप्लायर जो है ना वो भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, जो सेलर है वो उत्तर प्रदेश का, जो बायर है वो भी उत्तर प्रदेश का। तो सेल कहाँ हो रहा है, यूपी के अंदर ही हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर ही हो रहा है। तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश में है, और परचेस प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होता है जहाँ पर गुड्स या सर्विस कंज्यूम हो रहा है। तो ऑर्डिनरी जहाँ का बायर वहीं कंज्यूम हो रहा होगा, है ना। तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, जब प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों सेम स्टेट में हो, तो इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहेंगे इसे, इसे क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। फिर से बोलता हूँ, जब लोकेशन ऑफ सप्लाई यानी कि सप्लायर, ठीक है, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, दोनों जब सेम स्टेट में हो, तो ये कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है ना, आ रहा बात समझ। और उसी तरह जब ये दो अलग अलग स्टेट में हो, जैसे देखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, उत्तर प्रदेश में है, यानी सेलर उत्तर प्रदेश में है, बायर कहाँ है, बिहार में है, ठीक है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार में है, सर्विस या गुड्स कहाँ कंज्यूम हो रहा है, बिहार में कंज्यूम हो रहा है। दो अलग अलग स्टेट हो गया ना यहाँ पर। जब दो अलग अलग स्टेट का होता है ना, तब इसे क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। समझ में आ रहा है बात। तो इंटर स्टेट सप्लाई कब कब हो सकता है, जब दो अलग अलग स्टेट हो तब, या दो अलग अलग यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी हो तब, ठीक है, या फिर एक स्टेट और एक यूटी हो तब, ठीक है। यानी कि जब बॉर्डर आ जाए ना, तो बॉर्डर आ जाए तो वहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है, ठीक है। दो ट्रांजेक्शन के बीच में बॉर्डर आ गया तो ये हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। अगर विद इन सेम स्टेट है तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाता है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, ठीक। तो देखिए, तो ये समझ में आया इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जीएसटी कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो एक होता है अपना सीजीएसटी, ठीक है, जिसे कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी होता है, ठीक है। एक होता है एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। अगर यूटी है तो यूटी जीएसटी लग जाएगा, और अगर स्टेट है तो स्टेट जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो देखिए इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी कब लगता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है ये हमें समझना है, ठीक है। तो जब जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा यानी विद इन द सेम स्टेट सप्लाई होगा, तो हम लगाते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं, ठीक है। और जब दो अलग अलग स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है, मतलब यानी कि सप्लायर यहाँ और बायर कहीं और किसी और स्टेट में, तब लगता है इंटर स्टेट सप्लाई। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए विद इन यूपी सप्लाई हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही सप्लाई हुआ है, सप्लायर भी वहाँ का और बायर भी वहाँ का। तो जो सप्लायर है जब वो टैक्स कलेक्ट करती है ना, तो वो टैक्स जो सप्लायर है, जो सेलर होगा, वो टैक्स कलेक्ट करके अपने पॉकेट में थोड़ी रखेगी, वो तो गवर्नमेंट को पे करना होगा ना, ठीक है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट किया है। तो टैक्स कलेक्ट करके जब अगले महीने रिटर्न फाइल करके पे करना होगा उसे,
ठीक है, तो गवर्नमेंट को पे करेगी ना। तो सवाल ये आता है, जो पोर्टल बनता है ना जीएसटी का पोर्टल में, तो पेमेंट कहाँ जाता है? तो देखिए ट्रांजेक्शन सेम स्टेट का है, एक ही स्टेट का है, ठीक है ना। तो जब पेमेंट होगा जीएसटी का, तो आधा मान लीजिए अगर 1800 रुपया कलेक्ट किया था ना, 1800 कलेक्ट किया था, तो 900 जाएगी मोदी जी के पास और 900 योगी जी के पास। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? जब सेम स्टेट होता है तो कलेक्शन कैसे होता है? आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ठीक है ना, आया बात समझ? इस तरह से होता है क्योंकि सेम स्टेट में है। ठीक है, लेकिन जब अलग अलग स्टेट हो गया, जैसे एक जगह उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार का है, ठीक है, तो जब दो अलग अलग स्टेट होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो कलेक्शन हुआ है, जो सेलर है ना, वो जब कलेक्ट करेगी, ठीक है, जब जीएसटी कलेक्ट करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कलेक्शन का अमाउंट है जीएसटी का, वो तो गवर्नमेंट को पे करना है। तो जब गवर्नमेंट को पे करना है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को, है ना। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाना है। तो अब ये दिक्कत क्या है समझना, यहाँ दिक्कत क्या है कि अब आधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है मोदी जी के पास चला जाएगा, और आधा जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है, वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए? ये उत्तर प्रदेश वाले योगी जी के पास जाएगा या फिर बिहार जाएगा, बिहार का स्टेट गवर्नमेंट पे जाएगा? कहाँ जाना है? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया ना। ये पहले तो क्लियर है कि आधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास तो जाना ही है, ठीक है। और दूसरा जो आधा है वो कहाँ जाना है? वो यूपी में जाना है, यूपी गवर्नमेंट के पास जाना है या बिहार गवर्नमेंट के पास जाना है? यहाँ पर ये समस्या है ना। तो देखिए कहाँ जाता है वो समझिए। तो जीएसटी जो है ना, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या है? डेस्टिनेशन कंजम्पशन टैक्स है, ठीक है ना। तो जहाँ कंजम्पशन होता है, ठीक है, तो देखिए अल्टीमेटली जैसे ये यूपी का सेलर है, ठीक है, और ये बिहार का बायर है, टैक्स का पैसा किसके पॉकेट से निकला होगा? बायर के पॉकेट से निकला होगा, है ना। सेलर ने कलेक्ट किया, अपने पास नहीं रखेगा, है ना। ये जो सेलर है अपने पास ना रख के कहाँ देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा ना। तो इसने कलेक्ट किया है, लेकिन क्या इसके पॉकेट से निकल रहा है? नहीं, इसके पॉकेट से टैक्स का पैसा निकला है जो कि गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था अल्टीमेटली। और गुड्स या सर्विस कौन कंज्यूम कर रहा है? ये कर रहा है ना। तो बात समझिए, टैक्स कौन भर रहा है? अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर चुभ रहा है? यहाँ बिहार का जो कस्टमर है उसके पास चुभ रहा है ना। तो जहाँ से, जैसे बात समझिए, जहाँ से बादल ने पानी उठाया, जहाँ से पानी इवापोरेट करके ले गया, बरसात वहाँ करना चाहिए, है कि नहीं? अगर यहाँ से उठा रहा है और कहीं और बरसात कर रहा है, हालांकि होता है ऐसे ही है, समुद्र का पानी उठा के कहीं और बरसात होता है, ठीक है। नेचर का बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे दिया गया। लेकिन टैक्स में देखिए अल्टीमेटली बर्डन इसके ऊपर है, ठीक है, बिहार का जो कस्टमर है उसके ऊपर बर्डन आया टैक्स का। तो जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो जाना किसके पास चाहिए? अल्टीमेटली बिहार गवर्नमेंट के पास ही आधा जाना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? बिहार गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली आधा जाना चाहिए। अब समस्या यहाँ पे ये है, गवर्नमेंट को पे करेगा कौन? बायर थोड़ी करेगा, बायर ने तो सेलर को दे दिया। अब ये सेलर का जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट को देता रहे, है ना। तो आधा मोदी जी को दे और आधा स्टेट गवर्नमेंट को दे, ये सेलर का देना है। अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या है, यूपी का सेलर है, ठीक है। अब इसके पास एक तो बायर होगा नहीं, कई सारा बायर होगा। कोई बंगाल से बायर होगा, कोई बिहार से बायर होगा, कोई असम से बायर होगा, ठीक है, कोई केरल से बायर होगा, कोई तमिलनाडु से बायर होगा, है ना, कोई महाराष्ट्र का बायर होगा। तो ये बेचारा परेशान नहीं हो जाएगा? है, मैं कौन कौन से गवर्नमेंट को जा ढूंढते फिरूँ और उनके टैक्स देते रहूँ? दिक्कत हो जाएगा ना। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो दे दिया आधा, और आधा, आधा कहाँ जाएगा? आधा अब अलग अलग गवर्नमेंट को, फिर अलग अलग बहुत सारा कंप्लायंस इशू बढ़ जाता है इस वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिस्टम क्या बनाया गया है, जब जब भी इंटर स्टेट सप्लाई हो तो क्या होता है, आईजीएसटी लगा दिया जाता है। अब आईजीएसटी क्या होता है ना कि पूरा का पूरा, अब यहाँ पे समस्या ही खत्म कर दिया कि आधा इधर दो और आधा आधा यूपी वाले को दो, ठीक है, आधा बिहार वाले का गवर्नमेंट को दो और आधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दो। ऐसा नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा, जब जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो पूरा का पूरा जो सेलर ने टैक्स कलेक्ट किया है इंटर स्टेट सप्लाई के नाम पर, वो पूरा का पूरा किसको दे दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आईजीएसटी का अमाउंट जो होगा, आईजीएसटी जो होगा वो पूरा का पूरा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सर ये नाइंसाफ़ी नहीं हो गया?
मतलब जो भी इंटर स्टेट सप्लाई है उसका सारा बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो फिर जो यहाँ का जो बर्डन आया था बिहार वाले को, आधा तो वहाँ जाना चाहिए था ना। देखिए होता क्या है, आईजीएसटी का पैसा जो है वो भले ही सेलर जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा दे देता है, ठीक है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है जिसको मिलना चाहिए था, वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ही बंटवारा करके वहाँ बांट देती है। तो सेलर क्या है, सेलर कंफ्यूज था कि सर मैं कहाँ कहाँ दूँ। ऐसा करो मोदी जी, पूरा पैसा आप रख लो और आपस में आप लोग समझ लो क्या करना है, ठीक है। आपस में आप लोग बांट बांट लो किसको क्या देना है, ठीक है। वो आप देखो, मैंने आपको पूरा दे दिया, ठीक है, आईजीएसटी का पैसा। अब आप ही देख लो कहाँ कहाँ देना है, ठीक है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको जो जो स्टेट को देना चाहिए वहाँ पे दे दिया जाता आधा पैसा। आया बात समझ में। तो ये था, जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लग जाता है, ठीक है। और जब भी इंटर स्टेट सप्लाई हो तो आईजीएसटी ही लगता है, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे मैंने समराइज करके लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे समझते हैं। अब होता क्या है ना, ऐसा सप्लायर जो ये रिलायंस डिजिटल है ना, ठीक है, इसने कलेक्ट कितना किया आउटपुट जीएसटी, 2700 रुपया कलेक्ट किया है ना। ये क्या करना होगा, ये अपने पास तो रखेगा नहीं, ये गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। लेकिन इसने खुद भी तो कुछ पे किया है ना अपने सप्लायर को। तो ये जो सप्लायर होगा ये तो गवर्नमेंट को 1800 दे देगा, ठीक है। और ये जो है 2700 रुपया है, ये देगा अब सप्लाई, ये जो है ये गवर्नमेंट को पे करेगा, है ना। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर ना जीएसटी में क्या होता है, आपको सेटअप करने का मौका मिलता है, ठीक है। आपको सेटअप कर सकते हैं, यानी कि जब आप गवर्नमेंट को पे करना होगा 2700 रुपये जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया था, तो पे करते वक्त क्या होगा, आप पूरा ना देकर क्या करना होगा, आपने जितना दिया है ना उतना काट के जो बैलेंस बचता है 900 रुपया, यानी कि देना था 2700 रुपया, आपने तो ऑलरेडी पे कर दिया है ना, ऑलरेडी 1800 रुपया पे कर दिया है। तो जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया था ना 900 रुपया, वो आप पे करेंगे, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा, जैसे मान लीजिए परचेज किया था, ठीक है, 10,000 का परचेज किया था, ठीक है। आपने कितना कलेक्ट किया था इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी जो परचेज करते वक्त पे किया जाता है जीएसटी 18% पर 1800 रुपया कलेक्ट किया था, है ना। तो टोटल आपका परचेस अमाउंट कितना हुआ था, 11,800 रुपया, है ना। इतना आपने अमाउंट पे किया था अपने सप्लायर को, ठीक है, अमाउंट पेड। और फिर जब आपने सेल किया था 15,000 का, तो उस वक्त आपने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया था, है या नहीं, कलेक्ट किया था आपने 18% से कितना, 2700 रुपया, 2700 रुपीज़ कलेक्ट किया था। तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट किया था आपने, अमाउंट कलेक्टेड 17,700, है ना। इसमें से 15,000 आपका सेल का है और 2700 रुपया आपका जीएसटी का कलेक्शन है ना। अब ये जब पे करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट, ठीक है। जीएसटी कितना पे करेंगे, जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट बाय रिलायंस डिजिटल, ठीक है। यह रिलायंस ट्रेंड्स नहीं लिखा हुआ है, रिलायंस ट्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए आपने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया था, तो जितना आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो पे करना चाहिए, है कि नहीं। तो वो कितना था, 2700 रुपया आपने कलेक्ट किया था, इतना पे करना चाहिए था। लेकिन आपने तो ऑलरेडी 1800 रुपया पे कर दिया है ना, तो वो उसका आपको छूट मिलेगा, ठीक है। यहाँ करके कर दीजिए लेस, लेस इनपुट जीएसटी, ठीक है, क्या इनपुट जीएसटी, इसको ना ब्रैकेट में लिख लीजिए आईटीसी, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। 1800 रुपया आपने ऑलरेडी पे कर दिया था, उसका छूट मिल जाएगा आपको। और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया था ना आपने 900 रुपया,
ये आपको पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है, जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो किया है ना आपने, ये जो किया है इसको कहते हैं सेटअप, ठीक है, इसे कहते हैं सेटअप करना, ठीक है। तो ये जो सेटअप किया है ये है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ये है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जो टैक्स आपने इनपुट में पे किया था, यानी परचेज करते वक्त जो इनपुट टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको, मतलब वापस मिल जाएगा, तो ठीक है। तो वापस अब ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट आपको हाथ में पूरा पैसा दे दे, नहीं, वो सेटअप कर देता है कि आपको कुछ गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट से कुछ लेना है, तो जो नेट होगा ना सेटअप करके फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए जीएसटी में सेटअप करने का कुछ रूल होता है, ठीक है। तो रूल कैसा है यहाँ पर, क्यों दिया गया है रूल, क्योंकि आप सिर्फ एक जीएसटी पे या कलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप आईजीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं ना, आप सीजीएसटी भी कलेक्ट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, आप एसजीएसटी भी कलेक्ट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। यहाँ पर तीन अलग अलग जीएसटी का बात आ जाता है ना, तो फिर आपस में कैसे एक दूसरे का इंटरलिंकिंग रहेगा, कौन किससे सेटअप होगा, इसका रूल बताया गया है, ठीक है। अब सेटअप जब करना होगा, आपने जो कलेक्ट किया है, तो मान लीजिए किसी में आपने ज़्यादा कलेक्ट किया, किसी में कम कलेक्ट किया, लेकिन आपने पे किसी में ज़्यादा किया है और कलेक्ट किसी में, पे किसी और दूसरे किसी में कम पे किया है, तो फिर क्या हो जाएगा ना, अलग अलग अमाउंट का कलेक्शन है, अलग अलग अमाउंट का पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपस में सेटअप करने का कुछ रूल बताया गया कि कौन किससे सेटअप हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले सेटअप करना होता है आईजीएसटी क्रेडिट, यानी कि आईजीएसटी जो आपने पे कर किया है परचेज करते समय, आपने जब सप्लायर से परचेज किया था तो आपने जो आईजीएसटी पे किया था, तो उसका क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा और कैसे यूटिलाइज करें समझिए। तो आपने जो कलेक्ट किया है आईजीएसटी, कस्टमर से जो आपने जो आईजीएसटी कलेक्ट किया है, पहले उससे सेटअप करना है, ठीक है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट जो है कैसे सेटअप होगा, पहले तो आईजीएसटी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी कि आपने जो कलेक्ट किया है, ठीक है, कस्टमर से, वो तो गवर्नमेंट को पे करना होगा, तो आपका लाइबिलिटी है ना। तो आईजीएसटी क्रेडिट को सबसे पहले आईजीएसटी लाइबिलिटी यानी आउटपुट वाले आईजीएसटी से सेटअप करना है। इसके बाद अगर कुछ बच जाए, ठीक है, इसके पास भी अगर कुछ बैलेंस अमाउंट रह जाता है क्रेडिट का, तो उसे करेंगे सीजीएसटी से सेटअप, ठीक है, या फिर एसजीएसटी से सेटअप कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो सीजीएसटी से कर लीजिए या चाहे तो एसजीएसटी से कर लीजिए, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं। मान लीजिए आधा आधा करके कर लिया, या फिर 1 रुपया इधर कर लिया बाकी उधर कर लिया, आप किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी के लाइबिलिटी से ही सेटअप होगा, वहाँ कुछ बचता है तो जाके सीजीएसटी या एसजीएसटी वाले से सेटअप होगा, ठीक है, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। फिर जब आईजीएसटी वाला क्रेडिट आप यूटिलाइज कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे, उसके बाद आपको सीजीएसटी वाला करना है। सीजीएसटी वाला आप देखिए कैसे होगा, सीजीएसटी वाला क्रेडिट पहले तो अपने से ही, अपने वाले लाइबिलिटी से ही सेटअप होगा, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो आईजीएसटी वाले से सेटअप होगा, आईजीएसटी का जो आउटपुट लाइबिलिटी होगा ना उससे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो सीजीएसटी का क्रेडिट है ना, वो एसजीएसटी का लाइबिलिटी से सेटअप नहीं होता है, ठीक है, नहीं होगा, आ रहा है बात समझ, ठीक है। और उसके बाद फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट सेटअप करेंगे। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले खुद वाले से, यानी कि जो एसजीएसटी लाइबिलिटी या यूटीजीएसटी लाइबिलिटी है ना उससे सेटअप करेंगे, वहाँ कुछ बच जाता है अगर, तो आईजीएसटी लाइबिलिटी से सेटअप करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है सीजीएस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है, वो सीजीएसटी लाइबिलिटी से सेटअप नहीं होता है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि सेंटर और स्टेट में बहुत 36 का आंकड़ा है, ठीक है, वो आपस में सेटअप नहीं करता, ठीक है, उसके लिए बीच में जो आईजीएसटी वहाँ से होता है, ठीक है ना। इसको ना दूसरे तरीके से समझाता हूँ, यहाँ पे लिखिए साथ में, जैसे लिखिएगा सी आई एस, ठीक है, और इस साइड में लिखिए सी आई एस, ठीक है, इसको लिखिए। तो देखिए ये जो लेफ्ट साइड वाला है ना, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, आईटीसी लिख लीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये राइट साइड वाला जो है ना, ये आउटपुट जीएसटी है, ठीक है, ये आउटपुट जो लाइबिलिटी है, हाँ। तो देखिए यहाँ पर कैसे सेटअप होगा, तो सबसे पहले आप आईजीएसटी वाला जो है, ठीक है, इसको सेटअप करेंगे, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। सबसे पहले आईजीएसटी वाला सेटअप करेंगे, किससे करेंगे, आईजीएसटी वाला पहले आईजीएसटी लाइबिलिटी से ही सेटअप होगा, ठीक है।
इसके बाद कुछ बच जाता है तो आप चाहे तो इससे कर लीजिए या तो इससे कर लीजिए, ठीक है, या दोनों से किसी कर लीजिए, किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रोपोर्शन में कर लीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आया। जब आपका आईजीएसटी का क्रेडिट का काम हो जाए उसके बाद आप आएंगे सीजीएसटी वाले में, यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो सीजीएसटी का जो क्रेडिट होता है ना वो पहले तो खुद से ही सेटअप होना चाहिए, पहले खुद से ही होगा, ठीक है। तो सीजीएसटी लाइबिलिटी से ही करना है। इसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो आप आईजीएसटी वाले लाइबिलिटी से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाला बात यहाँ पर ये है, ये जो है इससे सेटअप नहीं होगा, ठीक है, ये इससे सेटअप नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। जब आपका सीजीएसटी क्रेडिट का भी काम हो जाए तो आप आएंगे एसजीएसटी वाले में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे यूटिलाइजेशन होता है, एसजीएसटी वाला क्रेडिट जो होगा पहले तो सबसे पहले अपने वाले एसजीएसटी लाइबिलिटी से ही सेटअप होगा, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो वह आईजीएसटी वाले से सेटअप करिएगा, ठीक है। ध्यान रखने वाला बात यहाँ पर है कि ये इससे सेटअप नहीं होगा, कहने का मतलब है ये इससे नहीं होगा, ठीक है, ये इससे नहीं होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए कैसे हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर एरो नहीं जा रहा, ठीक है, ये यहाँ तक नहीं जा रहा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो चलिए, अभी हमने देखा जीएसटी कैसे होता है, ठीक है, जीएसटी क्या होता है, उसमें कितने टाइप का जीएसटी होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, हमने ये देखा, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन कैसे होता है हमने ये भी देखा। हालांकि यूटिलाइजेशन को अभी उतना मत देखिए क्योंकि ये अभी उतना नहीं आने वाला है आपका, ठीक है, जनरल में उतना अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है जीएसटी के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे, साथ साथ लिखिएगा, जीएसटी का जर्नल एंट्री कैसे होता है। तो लिखिए जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहला, अगर ट्रांजेक्शन, अगर परचेस होता है, ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स, अगर मान लेते हैं कि गुड्स परचेस किया है, ठीक है, तब यहाँ पर क्या एंट्री होगा। तो परचेस ऑफ गुड्स जब होता है तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है, और अगर बैंक से पे हुआ है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, अगर उधारी में हुआ है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा। सिंपल, ये तो बात पता है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखिए परचेस अकाउंट, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, अगर बैंक से पे हुआ है तो, ये बात पता है। अगर उधारी में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है तो क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, ये बात भी आपको पता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपने परचेज किया है 10,000 का, ठीक है, 10,000 का जब परचेज करते हैं तो जब जीएसटी, तो साथ साथ जीएसटी भी तो पे करेंगे ना। तो जीएसटी 18%, मान लीजिए 1800 रुपये जीएसटी भी पे किया है, तो पे करते समय जो जीएसटी है, ठीक है, यानी परचेज करते समय जो जीएसटी है उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। तो ये आपका ना एसेट होता है, क्यों होता है, क्योंकि बाद में आप यूटिलाइज करेंगे ना इसको, इसका बेनिफिट लेंगे ना बाद में जाकर, जब आउटपुट जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को, तो उस वक्त इस वाले जो इनपुट जीएसटी इसका बेनिफिट लेंगे ना, तो ये आपका एसेट होता है। तो इनपुट जीएसटी जब पे कर रहे हैं तो आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है यानी कि इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डेबिट करेंगे इसको, इनपुट जीएसटी को, ठीक है। इनपुट जीएसटी क्या होता है अपना, एसेट होता है, ध्यान रखिएगा, हाँ, ठीक है। तो 1800 रुपया, तो आपने जिससे परचेज किया है उसको आप परचेज का अमाउंट भी देंगे और जीएसटी का भी अमाउंट देंगे ना, तो टोटल कितना हो रहा है पेमेंट, टोटल हो रहा है 11,800 रुपीज़ पे हो रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साथ में यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए कि जो परचेज का डेबिट हुआ है ना, परचेज डेबिट हुआ है वहाँ पर नेट अमाउंट आता है, ठीक है, नेट अमाउंट यानी कि बिना जीएसटी का आता है, ठीक है, इसमें जीएसटी अमाउंट नहीं रहता, ठीक है, विदाउट जीएसटी, ठीक है। और ये वाला जो है जीएसटी का अमाउंट है, 1800 रुपया जीएसटी अमाउंट है। और जो क्रेडिटर को या बैंक से पेमेंट हुआ है ना वो विथ जीएसटी होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, ये होता है विथ जीएसटी,
ठीक है, आया बात समझ में। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम, दूसरा ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आपने सेल किया है, ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स है। यहाँ लिख लीजिए कि ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं कि एसेट डिक्रीज है, या इसके लिए लिख सकते हैं लाइबिलिटी इंक्रीज है, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अब देखिए जब सेल ऑफ गुड्स हुआ है तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, और आपने पैसा कलेक्ट किया होगा या क्रेडिट सेल किया होगा। अगर कलेक्ट किया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर क्रेडिट में सेल किया होगा तो डेटर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखिए, अगर आपने पैसा कलेक्ट किया है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, अगर आपने उधारी में बेचा है तो डेटर अकाउंट हो जाएगा, है ना, डेबिट। और आपने सेल भी तो किया है, तो सेल जब किया है तो सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने सेल किया था 15,000 रुपये का, ठीक है, 15,000 का सेल किया था, एक मिनट, हाँ ठीक है, 15,000 का सेल किया था। तो सेल करते वक्त आपने जीएसटी कलेक्ट भी किया होगा अपने कस्टमर को, है ना। तो जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो क्या ये आपके पास रहेगा, नहीं ना, ये तो आप पे करेंगे ना गवर्नमेंट को, तो ये आपके पास लाइबिलिटी है ना। तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो आउटपुट जीएसटी जो होता है वो आपका लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट जीएसटी, ठीक है। कितना कलेक्ट किया था, तो 2700 रुपये कलेक्ट किया था, ठीक है, 2700। अब देखिए आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा आया कितना, या कितना आने वाला है, अगर उधारी में है तो कितना, सेल का अमाउंट 15,000 वो भी होगा, और जीएसटी का भी अमाउंट आप कलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो आपके पास टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है, 17,700 हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये जो सेल अमाउंट है ये नेट अमाउंट होता है, ठीक है, नेट अमाउंट होता है, विदाउट जीएसटी होता है, ठीक है, विदाउट जीएसटी, ठीक है। ये जीएसटी का अमाउंट है, ठीक है, और ये ग्रॉस अमाउंट होता है, यानी कि जीएसटी के साथ कलेक्ट किया आपने, विथ जीएसटी, ठीक है, आया बात समझ। अब तीसरा देखिए, अब जब आप पे करेंगे गवर्नमेंट को, आपने जीएसटी कलेक्ट किया था, ठीक है, तो अपने पास तो रखेंगे नहीं, गवर्नमेंट को पे करेंगे, है ना। जब गवर्नमेंट को पे करेंगे तो जो आउटपुट जीएसटी आपने कलेक्ट किया था जब गवर्नमेंट को पे कर देंगे तो आपका लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा ना। तो लाइबिलिटी रिड्यूस होगा तो क्या करेंगे, जब लाइबिलिटी रिड्यूस होता है तो हमने मॉडल रूल के हिसाब से सीखा था ना, लाइबिलिटी डिक्रीज इसे करते हैं डेबिट। तो आपका कौन सा लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, ये वाला, ये जो आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी है ना, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो क्रेडिट था इसको कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर आउटपुट जीएसटी आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। और पे करते वक्त आपका जो इनपुट जीएसटी है जो आपने परचेज करते वक्त पे किया था उसको यूज़ करेंगे ना, यूटिलाइज करेंगे, तो वो आपका एसेट था। जब यूज़ करेंगे तो आपका एसेट खत्म हो जाएगा, है ना। तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा, जब एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो उसे करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो टू इनपुट जीएसटी इसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, टू इनपुट जीएसटी कितना का था अपना, आपका 1800 रुपये का था, याद आया, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है आपने जो एक्स्ट्रा 900 रुपया कलेक्ट किया था यही तो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे ना, यही वाला पे करेंगे। मान लीजिए आपने पे कर दिया तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट, है ना, या पे नहीं किया पे करना है तो सेटअप तो कर लिया आपने ना, तो जब पे करना है तो आप लिखेंगे जीएसटी पेएबल अकाउंट, ठीक है। ये आपको जीएसटी पे करना है अब गवर्नमेंट को, एक्स्ट्रा जो 900 रुपया था, ठीक है, आया बात समझ, ठीक। तो ये तीन हमने देखा, ठीक है। फिर और भी चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छोटा सा कंसेप्ट है, एक होता है रिवर्सल, ठीक है। तो इतना जो हमने किया ये तो आपको समझ में आया ना, ठीक है, समझ में आया, कमेंट में बताइए कैसा लगा, कितना समझ आया, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी पहले देखते हैं, फिर रिवर्सल ऑफ आउटपुट जीएसटी देखेंगे हम। तो रिवर्सल कैसे होता है और क्या होता है? रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो लिखिए एक एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड फॉर 5,000 रुपीज़ एट जीएसटी 18% जीएसटी दिया है, ठीक है, परचेज करते वक्त आपने। हाँ, तो देखिए एंट्री क्या बनेगा, अभी अभी आपने सीखा, जब परचेज किया है तब परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मान लेते हैं कि आपने अभी पे नहीं किया है, क्रेडिट में है, ठीक है, या फिर यहाँ लिख लीजिए ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो अगर आपने पे नहीं किया है तो आपका क्रेडिटर आ जाएगा, है ना, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज यानी कि क्रेडिट, ठीक है। तो टू क्रेडिटर लिखिए यहाँ पर, टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब देखिए आपने परचेज करते वक्त जीएसटी पे भी तो किया है, तो परचेज करते वक्त जो जीएसटी पे किया है आपने, वो तो आपका एसेट है, क्योंकि बाद में आप इसको यूटिलाइज करेंगे ना सेटअप करते वक्त, ठीक है। तो ये आपका इनपुट जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एसेट इंक्रीज इज डेबिटेड, ठीक है। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कितना आता है। परचेस अकाउंट में हमने देखा था ना कि विदाउट जीएसटी वाला अमाउंट आता है, तो यहाँ आ जाएगा 5,000 रुपया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 18% जीएसटी, 5,000 का 18% कितना होता है, तो ये होता है 900 रुपया, ठीक है, ये जीएसटी वाला अमाउंट हो जाएगा। और क्रेडिटर को कितना पे करना होगा, क्रेडिटर को परचेज का अमाउंट भी पे करेंगे और जीएसटी का अमाउंट भी पे करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका जो सप्लायर है, क्रेडिटर है, वो गवर्नमेंट को 900 रुपये पे कर दे आपके बिहार पर, ठीक है। तो ये टोटल कितना आपको पे करना होगा, 5,900 रुपीज़, ठीक है, ये आया समझ में। अब देखिए आगे क्या होता है कि आपने जो परचेज किया था ना, ये रिटर्न हो रहा है, ठीक है, गुड्स वर्थ रुपीज़ 1,000 रिटर्न टू सप्लायर। आपने जो परचेज किया था ना 5,000 का, उसमें से आपने 1,000 वाला गुड्स जो है वापस कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने सीखा था ये भी कि जब गुड्स रिटर्न होता है, यानी परचेस वाला गुड्स जो रिटर्न होता है, तो यहाँ पर परचेस रिटर्न अकाउंट बनता है ना, तो परचेस डेबिट हुआ था, तो परचेस रिटर्न जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। और जो क्रेडिटर था, ठीक है, ये लाइबिलिटी था, उतना जितना रिटर्न हुआ है उतना लाइबिलिटी कम हो जाएगा ना, तो लाइबिलिटी डिक्रीज यानी कि करेंगे डेबिट, ठीक है, तो क्रेडिटर कर देंगे डेबिट, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिएगा कितने का रिटर्न हुआ है, 1,000 रुपये का, है ना, 1,000 रुपया आपने परचेस रिटर्न में डाल दिया। तो देखिए ये जो परचेस रिटर्न वाला 1,000 रुपया है, ये तो विदाउट जीएसटी है ना, आपने जब परचेस किया था तो जीएसटी भी तो इसके साथ पे किया था, जब रिटर्न करेंगे तो इसके साथ वाला जो जीएसटी है वो भी तो आपको वापस मिलना चाहिए, है ना, वो भी वापस आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इनपुट जीएसटी है, ठीक है, जो कि आपने डेबिट कर रखा है ना, तो 900 रुपया डेबिट कर रखा है 5,000 का परचेस के लिए, है ना। जब 1,000 का परचेस रिड्यूस हो जाएगा तो उतने ही हिसाब से इनपुट जीएसटी भी रिड्यूस हो जाना चाहिए ना, तो रिड्यूस करने के लिए डेबिट था तो करेंगे क्रेडिट, ठीक है। इनपुट जीएसटी जो है इसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, पूरा नहीं, ठीक है, जितना परचेस रिटर्न हुआ है उसी के प्रोपोर्शन में, ठीक है। 5,000 का 18% 900 था, तो 1,000 का 18% कितना आएगा, वो भी 900 आएगा क्या, नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है, इनपुट जीएसटी अकाउंट। ये देखिए इनपुट जीएसटी एसेट आइटम होता है, यहाँ पे एसेट कम हो रहा है ना कुछ, ये रिवर्सल किया जा रहा है, देखिए ये था रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी, ठीक है ना, ये हम रिवर्स कर रहे हैं, तो कितना आएगा, ये 180 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना।
तो सप्लायर से कितना, सप्लायर को जो 5,900 यानी 5,900 रुपीज़ पे करना था, उसमें से 1,000 रुपये का परचेस रिटर्न वाला अमाउंट और 180 रुपीज़ का इनपुट जीएसटी वाला अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। टोटल कितना हो रिड्यूस हो जाएगा? 1180, ये वाला रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इनपुट जीएसटी जो है वो कब रिवर्स होता है। तो एक केस देखा ना, जब परचेस रिटर्न होता है तब रिड्यूस होता है। तो क्या इसके अलावा और भी कोई भी केसेस है जहाँ पर ऐसा होता है, जहाँ पर इनपुट जीएसटी जो डेबिट हुआ था उसको रिवर्स करके हम क्रेडिट करते हैं, ऐसा कहीं और भी होता है क्या? तो हाँ, और भी होता है। तो कहाँ कहाँ होता है हम उसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, इनपुट जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज करते वक्त जो आपने इनपुट जीएसटी पे किया था आर रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। कौन कौन से केसेस में रिवर्स किया जाता है, ठीक है? फॉलोइंग सिनेरियोज। पहला क्या है? पहला हमने अभी देखा परचेस रिटर्न वाला केस। एक तो परचेस रिटर्न है, ठीक है, जब परचेस रिटर्न हो तब रिवर्स किया जाएगा। दूसरा क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सा? ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। याद है ना, जब पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग होता है, जब गुड्स विड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो क्रेडिट क्या करते थे हम? क्रेडिट परचेस अकाउंट करते थे ना। तो जब परचेस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसके साथ उसका इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, याद आया? ठीक है, परचेस अकाउंट क्रेडिट होता था। नेक्स्ट लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। याद है, इस केस में भी परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है, तो यहाँ भी रिवर्सल हो जाएगा। और गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के नाम पर गुड्स दे दिया तो यहाँ भी परचेस अकाउंट क्रेडिट होता था, यहाँ भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, या तो चोरी हो गया या आग से जल के गुड्स का नुकसान हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ भी परचेस अकाउंट क्रेडिट होता था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ परचेस अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके साथ साथ इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये सारा केसेस है जहाँ पर इनपुट जीएसटी जो है उसे रिवर्स किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो अब हम आगे देखते हैं रिवर्सल ऑफ आउटपुट जीएसटी, ठीक है, वो कैसे होता है। सिंपल सा, जैसे यहाँ पे परचेस रिटर्न था वहाँ सेल रिटर्न होगा, तो यह तो वहाँ पे रिवर्सल ऑफ आउटपुट जीएसटी होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं रिवर्सल ऑफ आउटपुट जीएसटी। रिवर्सल ऑफ आउटपुट जीएसटी, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर, गुड्स सोल्ड फॉर 6,000 रुपीज़ एट जीएसटी 18% ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधारी में बेचा मान लेते हैं। तो जब गुड्स उधारी में सेल किया जाता है, जब गुड्स क्रेडिट में सेल किया जाता है तो यहाँ डेटर अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, ये आपको पता है, ठीक है। यानी कि जब आपने क्रेडिट में सेल किया था ना, तो आपको पैसा मिलेगा ना डेटर से, तो डेटर इंक्रीज किया है, और डेटर क्या होता है? एसेट होता है, तो एसेट इंक्रीज डेबिट करते हैं, और सेल करने पर रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू इंक्रीज यानी कि क्रेडिट करेंगे, मॉडर्न रूल के हिसाब से हमने सीखा था, ठीक है। तो लिखिए एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट में अमाउंट कितना आएगा हमने देखा था ना, विदाउट जीएसटी आता है वो वाला अमाउंट, यहाँ सिर्फ 6,000 ही लिखेंगे, ठीक है।
सेल करते के साथ साथ आपने जीएसटी कलेक्ट भी किया होगा ना, तो जीएसटी कलेक्ट जो किया जाता है वो आपका लायबिलिटी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। द अमाउंट इज पेएबल टू गवर्नमेंट, यानी कि लायबिलिटी है। तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लिखिए यहाँ पर आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। कितना कलेक्ट किया, 6,000 का 18% कितना हो जाएगा, तो 1080, 1,080 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सेल करके 6,000 और जीएसटी कलेक्ट करके 1,080 रुपीज़, टोटल कितना कलेक्टेबल है डेटर से, कितना रिसीवेबल है, तो वो है दोनों मिला के 7080, ठीक है, 7,080 रुपीज़ कितना कलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए रिवर्स कैसे होता है, और जब सेल रिटर्न हो जाए तो रिवर्स करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर गुड्स वर्थ रुपीज़ 1,000 रिटर्न बाय कस्टमर। आपने जिस कस्टमर को सेल किया था वो कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया है, ठीक है। ठीक, तो देखिए जब सोल्ड गुड्स रिटर्न होता है तो सेल्स अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ से जो सेल यहाँ पर क्रेडिट हुआ है ना, तो इसको उल्टा करते हैं, तो उल्टा करते वक्त सिर्फ सेल नहीं लिखते हैं, सेल रिटर्न लिखते हैं, ठीक है, डिटेलिंग के लिए, ठीक है। तो सेल रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और आपका डेटर जो है जितने से आपका वापस किया है उतना, तो आप जितना उसने वापस कर दिया उतना पैसा थोड़ी देगा आपको। तो कहेगा भाई इतना तो मैंने रिटर्न कर दिया था, उसका पैसा क्यों दूं मैं, है ना। तो उतना का उतने से आपका डेटा डिक्रीज हो जाएगा, यानी ऐसे डिक्रीज ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे, और आपका डेटर जो है उतने से ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साथ साथ कुछ जो जीएसटी कलेक्ट किया था वो भी तो आपको वापस करना होगा ना। आपने 6,000 का सेल करके 1,080 रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर लिया, तो जब उसने 1,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया तो उतना का जीएसटी भी तो आपको वापस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी जो कलेक्शन था, ठीक है, वो इतना में से जो है जितना रिटर्न हुआ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स करेंगे, तो देखिए रिवर्सल में ये क्रेडिट हुआ था, जब रिवर्सल होगा तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर आउटपुट आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सेल रिटर्न कितने से हुआ है, 1,000 रुपये से, उसके ऊपर कितने का जीएसटी बनता है, उसके ऊपर का 18% के हिसाब से 180 रुपीज़ बनता है, ठीक है ना। तो डेटर को कितना आप कम करना पड़ेगा, मतलब आपने डेटर से जितना लेना था, जितना रिटर्न अब जो रिटर्न हुआ वो तो आप नहीं लेंगे ना, तो 1,180 रुपीज़ अब आप नहीं लेंगे उससे, ठीक है। तो डेटर इतने से डिक्रीज कर गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ पर रिवर्सल कैसे हो रहा है। रिवर्सल देखिए यहाँ पर डेबिट कर दिया क्योंकि ऊपर क्रेडिट हुआ था, तो रिवर्स हो गया जब रिटर्न हुआ, तो उसी तरह इनपुट में भी रिवर्सल ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो आया बात समझ में। तो ये था जीएसटी विद जर्नल, ठीक है, कि जर्नल में जीएसटी कैसे करते हैं। उससे पहले हमने सीखा जीएसटी क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने देखा, ठीक है। और जर्नल जब करेंगे तो जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे करेंगे हमने ये भी देखा। अब हम अगले क्लास में देखेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्टडी मॉड्यूल में ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो जीएसटी से रिलेटेड है, तो वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप साथ साथ मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।